दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अवनीश कुमार यादव है और मेरा PCS 2019 में कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम में 4th रैंक पर चयन हुआ है। इससे पूर्व 2018 में भी मेरा आबकारी निरीक्षक के पद पर चयन हुआ है और वर्तमान में भी मैं सिविल सेवा की तैयारी लगातार कर रहा हूँ। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया है 2016 में और 2018 में मैंने MA भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में मैंने पास किया है। मेरा विषय लोक प्रशासन रहा है और मैंने 2017 से इस परीक्षा को देना शुरू किया और 2017 मेरा प्रथम प्रयास था जिसमें मैं साक्षात्कार तक गया। हालांकि मेरा अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हो पाया, लेकिन 2018 PCS में मुझे आबकारी निरीक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ। दोस्तों, मैंने जो तैयारी की है वो इलाहाबाद में रह कर के ही की है और 2014 से मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA शुरू किया और BA करने के पश्चात ही MA और MA के पश्चात मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। और तैयारी के समय ही अन्य मैंने परीक्षाएं जैसे लोग देते हैं वो मैंने नहीं दी थी। तो मैं और भी जो लोग हैं, जो मेरे साथी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो भी आप लोग यदि फोकस होकर के यदि सिविल सेवा की तैयारी करना चाह रहे हों, तो जो अदर जो परीक्षाएं होती हैं, जो वनडे एग्ज़ाम वगैरह की, तो थोड़ा सा उनसे बचें क्योंकि उसमें हम लोगों का समय थोड़ा सा ज़्यादा नष्ट होता है और सिविल सेवा को फोकस होकर के तैयारी करें। PCS की जो परीक्षा है वो 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा और अंतिम रूप से होता है इसका साक्षात्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो समस्या आती है वो प्री परीक्षा को पास करने की ही आती है कि कैसे प्री परीक्षा पास करें। तो इसके लिए दोस्तों, जैसे मैं अपना बताऊं, मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, तो वहां से मुझे GS की काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिली क्योंकि मेरे विषय भी थे। तो विषय मेरा जैसे पॉलिटिकल साइंस था, एंशिएंट हिस्ट्री था, इकोनॉमिक्स था, तो उसके माध्यम से मेरा GS काफ़ी कवर हुआ था। साथ ही मैंने जब MA भी किया तो मेरा पॉलिटिकल साइंस से मैंने MA किया, तो वहाँ से मेरा जो पॉलिटिकल साइंस था वो भी कवर हुआ था। तो जो भी हमारे जो प्रतियोगी छात्र हैं या मेरे जो भी साथी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी स्नातक में जो भी कर रहे हो, चाहे वो BA हो, BSc हो या कुछ अन्य अदर हो, उसको बहुत अच्छे से फोकस होकर के तैयारी करें क्योंकि हम लोगों का जो फंडामेंटल होता है वहीं से तैयार होता है। 50% हमारी वही तैयारी होती है। इस सिविल सेवा में प्रारंभिक परीक्षा को किस तरीके से पास किया जाए, ये अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें NCERT को बेस बना करके, जो वहाँ NCERT में जो चीज़ें दी हुई हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की हो, हमें उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के साथ ही हमको एक अपना नोट्स टाइप का एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, जिससे कि यदि हम अन्य कोई भी बुक्स पढ़ें तो उस बुक्स में पढ़ने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। साथ ही प्री के लिए हमें जो PCS के जो पूर्व पेपर होते हैं उनका भी हमें सतत रूप से अध्ययन करना चाहिए और इसके साथ ही हमें टेक्स्ट बुक जो हैं उस पर भी बल देना चाहिए क्योंकि जो टेक्स्ट बुक होती हैं वहीं से हम अपना जो बेस होता है उसको और अच्छे से मजबूत करते हैं और जो वो हम लोगों का जो बेस होता है वही हमें मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए सबसे जो बड़ा कंटेंट है वो उपलब्ध कराता है। तो इसके लिए मित्रों, जो टेक्स्ट बुक हैं उसको पढ़ें, उसका नोट्स ज़रूर बनाएं। साथ ही साथ प्री के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनका पर्याप्त मात्रा में हमें प्रयास करना चाहिए, उनका अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि कोई भी यदि गलती होती है तो उसको हम दोबारा रिपीट न कर पाएँ। ऐसे में इस परीक्षा को पास करने के लिए जो प्री की जो रणनीति है वो बनानी होगी और साथ ही साथ हमें विभिन्न जो कोचिंग संस्थान होते हैं जहाँ पर जो टेक्स्ट होते हैं या टेस्ट सीरीज जो चलती हैं उसका भी हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। हालांकि मैंने तो इसका भी भरपूर इस्तेमाल किया था, तो आप लोगों को भी इस चीज़ का लाभ उठाना चाहिए। मित्रों, जब हमारी प्री पास हो जाते हैं हम लोग तो हम मुख्य परीक्षा की बारी आती है। मुख्य परीक्षा, जैसे कि अब हम लोग जान रहे हैं कि पूरा UPSC का जो सिलेबस है अब पूरा वही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी सिलेबस है। ऐसे में अब तो दोनों परीक्षाओं को पास करना सरल भी है और कठिन भी है। सरल कैसे है? सरल ऐसे है क्योंकि जब हम UPSC की तैयारी करते हैं तो साथ में ही वही तैयारी पूरी PCS की हो जाती है।
तो हमें पीसीएस को यदि फोकस करके चलना है तो पीसीएस को फोकस करें, यूपीएससी को फोकस करना है तो यूपीएससी को फोकस करें। साथ ही उसमें हम लोग पीसीएस भी देना चाहते हैं तो वो बड़ा सहूलियत रहती है, बड़ा सरल रहता है। इसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं अब, और जीएस के 4 पेपर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पेपर होते हैं। मित्रों, हमें जीएस के पेपर कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे हमें अपनी आंसर राइटिंग बेहतर करनी चाहिए, इस पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। मित्रों, जैसा का सिलेबस है पूरा यूपीएससी का सिलेबस है, तो इस यूपीएससी के सिलेबस को हमें पीसीएस में किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से उसको अपने कंटेंट को बेहतर बनाना है, उसको कैसे गुणवत्ता युक्त करना है जिससे हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकें। तो मित्रों, इसके लिए हमें एक काम करना होगा कि हमें अपना जो जीएस का पूरा सिलेबस है, सबसे पहले उसको पूरा अच्छे से हमें पढ़ना होगा। सभी लोग उसको अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के साथ ही साथ एक काम करें कि एक A4 साइज के जो पेपर आते हैं उसका एक 40 से 50 पेज का एक छोटा सा नोट्स टाइप का बनाएं, और उसमें जितना सिलेबस है उसको पार्ट बाई पार्ट, जो सिलेबस है उसको 1 पेज में लिखें, उसके बाद 2 से 3 पेज खाली छोड़ें, उसके बाद फिर 2 से 3 पेज खाली छोड़ें और वहाँ पर उसका सिलेबस लिखें। इस तरीके से चारों पेपरों का आप जब सिलेबस ऐसे लिख लेंगे तो उसके पश्चात क्या होगा, क्योंकि ये सिलेबस ऐसा है कि इसमें हमें क्वालिटी भी इनरिच करनी रहती है। इसमें क्वालिटी इनरिच करने के लिए जो आपने जो A4 साइज पेपर पर जो लिख रखी है, जो अपना सिलेबस का जो आइटम, उसमें जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय जो संगठन है वहाँ के जो डेटा आते हैं, हम उसको उस जो हमने A4 साइज जो पेपर है उस पर हमें लिखना चाहिए। उस पर लिखने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि जब हम मेंस देने जाते हैं उस दौरान हम सिलेबस को तो भूल ही रहते हैं, लेकिन हमारा जो A4 साइज पे हमने जो डेटा लिख लिया है ये हमको सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर सहायता उपलब्ध कराता है। इससे हम अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से एनरिच कर लेते हैं। और ये मैंने किया था पीसीएस 2019 में। लॉकडाउन का समय था और उस समय मैंने इसी तरीके की रणनीति अपनाई थी, और इसी रणनीति में मैंने सारे जो पेपर थे उसको मैंने इसी तरीके से डिवाइड किया था और इस तरीके से मैंने काम किया था। उससे मुझे फ़ायदा ये रहा था कि जब मेरा मेंस था तो मुझे सिलेबस के साथ ही मैंने इसको एक बार रिवीजन कर लिया था। तो पेपर देते समय मुझे जो मैंने इसको लिखा था, नोट किया था, ये मुझे सबसे अधिक इसने मुझे सहायता दी थी और मुझे पेपर में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। इससे फ़ायदा ये भी होता है कि हमारी करंट भी साथ में साथ तैयार हो जाती है और जीएस तो तैयार होती ही है। और जब इतना रहता है तो शायद जीएस का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता रहा होगा, क्योंकि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आता है, और होता भी है कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि प्रत्येक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन आना ये अपने आप में चुनौती होती है। लेकिन आपने जैसे जो A4 साइज पेपर पर जो आपने अपना सिलेबस का जो कंटेंट लिखा है उसके साथ ही आपने करंट और जो मैगजीन वगैरह से जो अपनी घटनाएं उसको छांट करके आपने उसमें लिखा है, तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि यदि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है जो उस आपके डेटा से लिंक करता है तो आप निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को करने की क्षमता में होंगे। इसलिए ये काम ज़रूर करें। यदि ऐसा करेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि आप क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेंगे, क्वेश्चन की आपकी जो क्वालिटी है वो तो बहुत बेहतर हो ही जाएगी, और इसके साथ ही आपको जो आंसर में जो मार्क्स मिलेंगे वो भी बढ़ जाएंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब आंसर हम लोग लिखें, मैंने जो किया है, तो सबसे अधिक हमें काम करना चाहिए कि जो आंसर हो वो प्रेजेंट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, और वो ऐसा दिखना चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसको बहुत ज़्यादा उसको आँखों पर बल लगा के न पढ़ना पड़े। यदि ऐसा होगा तो फिर मुझे लगता है कि मार्क्स कटने की भी थोड़ी संभावना रहती है। मैंने क्या किया था, मैं जब लिखता था तो थोड़ा सा उसको मैं डायग्राम टाइप का मैं लिखता था, मैं डायग्राम भी देता था। जैसे कभी होता ये है कि क्वेश्चन आते तो सब हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी आते हैं। दूसरी चीज़, टाइम 3 घंटे में 20 क्वेश्चन मैनेज करना रहता है, तो होता यह है कि टाइम शॉर्ट पड़ जाता है। तो मित्रों, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऐसे में मान लीजिए एक क्वेश्चन है 12 नंबर का और वो हमसे आ तो रहा है लेकिन टाइम की 2-3 मिनट उसमें बची हुई हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उसका मेन जो कंटेंट है उसको हमें डायग्राम बना करके पूरा सेट कर देना चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी पूरी बात भी आंसर में हो जाती है और जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको अंक देने में भी
सहूलियत रहती है, उनको भी आपका कंटेंट समझ में आ जाता है। तो ये काम भी ज़रूर करना चाहिए मित्रों। इसके साथ ही जीएस में, जैसे जीएस का 4th पेपर है और 4th पेपर आपका एथिक्स का पेपर होता है। एथिक्स के पेपर में एक काम जो मैंने किया था और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लोग भी उस काम को ज़रूर करें, क्योंकि जीएस के 4th पेपर केस स्टडी भी होती हैं और उसमें क्या होता है कि जो पेपर होता है व्यवहारिक पूरा पेपर हो जाता है। उस व्यवहारिक पेपर को पूरा जितना अब अधिक से अधिक केस स्टडी के रूम में, चाहे वो करेंट हो, चाहे वो न्यूज़ पेपर हो, चाहे आप मैगजीन से पढ़ें, कहीं से भी उसको पढ़ें और आपके पास जो केस स्टडी टाइप का जो भी मैटर बने उसको उसमें ज़रूर डालें। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो हम अपना कंटेंट लिख रहे हैं उसमें व्यवहारिकता आ जाती है। जैसे ही आंसर में व्यवहारिकता आएगी तो जो पढ़ता है उसको भी पढ़ने में अच्छा लगता है कि हाँ, जो भी बच्चा लिख रहा है, जो भी आंसर है वो व्यवहारिक है, और व्यवहारिक है उसमें कंटेंट का है, कंटेंट भी पढ़ा है, डेटा भी पढ़े हुए हैं, तो वो आंसर हमें गुणवत्ता युक्त हो जाता है और बहुत अच्छे से उसके बारे में हम प्रेजेंट भी कर लेते हैं उस आंसर को। इसके साथ ही मित्रों में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि आंसरों में बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाना चाहिए, तो मित्र मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाने से भी मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन क्या है कि जैसे क्वेश्चनों का नेचर अलग, हर क्वेश्चन का नेचर अपना अलग रहता है। यदि हम क्वेश्चन का नेचर नहीं समझेंगे और डायग्राम के आधार पर भी लिख देंगे तो मुझे लगता है शायद नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें जैसे क्वेश्चनों में लिखी रहती है कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, टिप्पणी लिखी रहती है, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अब हम कोशिश करेंगे कि इनको हम डायग्राम से लिख दें, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इन क्वेश्चनों के साथ उचित आप व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ आलोचनात्मक टिप्पणी है, परीक्षण की बात कर रहा है, समीक्षा की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा हमें भले ही हम डायग्राम के आधार पर लिखें, लेकिन इसको हमें इसकी परिभाषा भी हमें देनी होगी, इसको हमें पैराग्राफ में भी थोड़ा सा लिखना होगा, विश्लेषण करना होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो इससे ये होगा कि हमने जो डायग्राम के माध्यम से चीज़ों को दिखाई हैं उनका फ़ायदा ये होगा कि वो क्वेश्चन को इनरिच करेगा, उसका जो कंटेंट होगा वो पढ़ने में और समझने में बड़ी सहूलियत और आसानी रहेगी। और आपने जो विश्लेषण किया है वहाँ से जो भी परीक्षक होंगे उनको पढ़ने में, समझने में और उसका सेंस निकालने में बड़ी आसानी रहेगी। तो ये दोहरा इसमें फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं उनको भी चेक करने में बहुत सहूलियत रहेगी। और इसके साथ ही साथ आपकी जो जिस सेवा में आप जाना चाहते हैं शायद उसमें आप जल्दी सफल भी होंगे। मित्रों नमस्कार।